22 लेक्चर है आपका। 22 लेक्चर फॉर्मेट के लिहाज से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब तक हम कंप्यूटेशन के हवाले से 5 स्टेप्स पढ़ चुके हैं। कल हमने 4th और 5th स्टेप पढ़ा कंप्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब से हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं हमने अब तक ये डिस्कस किया है कि टोटल इनकम आने के बाद उसमें से 5 चीज़ें माइनस की जाती हैं तो आपके पास एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ जाती है। फिर एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में हम शेयर फ्रॉम एओपी ऐड करते हैं तो टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़ आ जाती है। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़ आने के बाद हम डबल लाइन लगा देते हैं क्योंकि इसके बाद अब इनकम ऐड नहीं होनी, टैक्स कैलकुलेशन शुरू हो जानी है। तो वहाँ से हमने स्टेप नंबर 1 शुरू किया हुआ है कि स्टेप नंबर 1 है जी, हमने रेट पर्पज़ वाली जो इनकम है ना उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है टैक्स रेट का टेबल देखते हुए। तो आपके पास टैक्स पेबल आ जाएगा ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़। फिर हमने स्टेप नंबर 2 में इस रेट पर्पज़ वाले टैक्स को बदला एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के हिसाब से। हमने रेट पर्पज़ इकाई का फॉर्मूला लगाकर पर यूनिट पर रुपी टैक्स कैलकुलेट करके हमने एक्चुअल टैक्सेबल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया सेकंड स्टेप में। फिर आया थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने कंसेशन दी सीनियर सिटीजन और डिसेबल पर्सन को 50%। थर्ड स्टेप में हमने 50% टैक्स कंसेशन दी सीनियर सिटीजन्स को और डिसेबल पर्सनस को। और फिर फोर्थ स्टेप में हमने 25% टैक्स रिबेट दी फुल टाइम टीचर्स और रिसर्चर्स को। और कल के ही लेक्चर में हमने 5th स्टेप भी डिस्कस किया जिसमें हमने फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स रिलीफ हमने दी। जो गैर मुल्की आमदनी कोई कमा के लाता था बिज़नेस करने के बाद उस पर हम पाकिस्तान में टैक्स लगा देते थे तो उसको इनकम फ्रॉम बिज़नेस में हम ऐड कर देते थे तो उस टोटल टैक्स में उस पर भी टैक्स लग जाता था। तो हमने एंड पर देखना है भाई पाकिस्तान में उससे कितना टैक्स लगाया गया, वही इकाई का फार्मूला लगाकर, और उसने बाहर के मुल्क कितना, फॉरेन कंट्री में कितना टैक्स दिया, दोनों में से जो रकम कम थी वो हमने माइनस करनी है। आज हम स्टेप नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप। इम्पॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना उसमें शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन कभी आया हो जिसमें एवरेज रिलीफ का पॉइंट ना हो, स्टेप नंबर 6 ना हो। स्टेप नंबर 6 भी टैक्स में छूट है, रायत है। टैक्स में रायत को कहा जाता है, टैक्स में रायत को कहा जाता है जी लेस एवरेज रिलीफ। टैक्स में औसत छूट, एवरेज रिलीफ का मतलब है टैक्स में औसत छूट देनी है, एवरेज रायत देनी है। अब वो एवरेज रिलीफ किसकी बेस पर देनी है आपने, वो एवरेज रिलीफ किसकी बुनियाद पर देनी है, ये हमने आज समझना है। और एवरेज रिलीफ निकालनी कैसे है ये आज समझना है। पहली बात तो ये मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर मैं बताने लगा हूँ अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट। किन रकमों पर, किन कंट्रीब्यूशंस पर, किन सरकमस्टांसिस में आपको ये एवरेज रिलीफ मिलती है, पहले आपको वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अमाउंट अलाउड फॉर एवरेज रिलीफ। एवरेज रिलीफ के लिए पता कैसे चलेगा कि किस अमाउंट पर रिलीफ देनी है? तो सबसे पहले अगर उस टैक्स पेयर ने जिसका हम ये टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं कोई डोनेशन दी हो, अगर डोनेशन टू द रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, थ्रू क्रॉस चेक, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन बोर्ड्स, और एटसेट्रा। एक डोनेशन आपको याद होगा हमने टोटल इनकम में से भी माइनस की हुई है, वो डोनेशन के साथ लिखा होता है डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2। ये डोनेशन डिफरेंट है और इसका क्रॉस चेक में होना लाजमी है। अगर कैश में डोनेशन आपने दी हुई ना किसी सरकारी इदारे को
वो सरकारी इदारा मैंने बताया कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई एजुकेशन बोर्ड जैसे गुजरांवाला बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, कोई तालीमी बोर्ड हो सकता है। यहाँ ये डोनेशन क्रॉस चेक के अलावा डोनेशन आप दे सकते हैं, अपने घर की कोई चीज़ उन्हें दे सकते हैं। डोनेशन ऑफ हिज हाउस होल्ड फर्नीचर, डोनेशन ऑफ हिज अपने घर का फर्नीचर किसी को डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह आप मेडिसिन खरीद कर हॉस्पिटल को डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन ऑफ हिज हाउस होल्ड फर्नीचर और मेडिसिन्स डोनेटेड, इनकी आपने फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। उस फर्नीचर की जो मार्केट में कीमत होगी ना, फेयर मार्केट वैल्यू, उन मेडिसिन की जो मार्केट में कीमत होगी। और ये भी याद रखना है, सिर्फ सरकारी इदारे को डोनेशन देनी है आपने। सरकारी इदारे को डोनेशन देंगे तो उस पर रिलीफ मिलेगी, वरना कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। अब यूनिवर्सिटीज एजुकेशन बोर्ड डोनेशन ऑफ हिज हाउस होल्ड फर्नीचर और मेडिसिन डोनेटेड, आपने मेडिसिन डोनेट की हो किसको, किसी हॉस्पिटल को, तो इसके बदले में आपको एवरेज रिलीफ मिलेगी कि आपने उसकी अमाउंट यहाँ पर लिखते जानी है। पहले तो ये निकालना है किस अमाउंट पर एवरेज रिलीफ मिलेगी, पहले तो ये फाइंड आउट करना है किस अमाउंट पर एवरेज रिलीफ मिलेगी। अच्छा जी, जितनी आपने डोनेशन दिया इस पर रियायत मिलेगी, कितनी मिलेगी वो कैसे कैलकुलेट करनी वो मैं बताऊँगा वहाँ पर। पहले ये पता कर लें भाई किस किस पर रिलीफ मिलनी है। तो आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। अगर कहीं लिखा हुआ भाई डोनेशन दी है आपने, इस टैक्स पेयर ने डोनेशन दिया है जी किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को, किसी हॉस्पिटल को, किसी एजुकेशन बोर्ड को, किसी सरकारी इदारे को, तो उसके बदले में एवरेज रिलीफ उसे मिलेगी। सेकेंडली किस पर एवरेज रिलीफ मिलेगी जी, कंट्रीब्यूशन, अगर उसने कंट्रीब्यूशन दी टू द अप्रूव्ड पेंशन फंड, ग्रेचुटी फंड और सुपर एनुएशन फंड, ये वो डोनेशन है, वो कंट्रीब्यूशन है जो एम्प्लॉय खुद देता है। ये वो कंट्रीब्यूशन है जो एम्प्लॉय खुद देता है जी, चाहे वो कोई पेंशन फंड हो, कोई ग्रेचुटी फंड हो, कोई सुपर एनुएशन फंड हो, जिसमें कंट्रीब्यूशन खुद एम्प्लॉय दे। तो एम्प्लॉय जितनी कंट्रीब्यूशन अपनी रिटायरमेंट स्कीम के हवाले से देगा ना, उसे उसके बदले में एवरेज रिलीफ मिलेगी, उसे उसके बदले में एवरेज रिलीफ मिलेगी। इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है, अप टू 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन विच एवर इज लेस। ये क्यों याद करना है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनना है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनना है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीफ एंड अलाउंसेस, उसमें हमने इनको डिस्कस करना है। तो ये कंडीशन का पता होना चाहिए। कहता है जितनी भी कंट्रीब्यूशन आप देते हैं ना, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन है, कुछ रुकावट है, कुछ पाबंदी है। क्या पाबंदी है कि 30% टैक्सेबल इनकम का लिया जाएगा। कौन सी टैक्सेबल इनकम, पिछले साल की, ये क्वेश्चन में गिवन होगी आपको। और एक्चुअली जो आपने कंट्रीब्यूशन दी है ना, इन दोनों में से जो रकम कम होगी उस पर आपको रिलीफ मिलनी है, उस पर राहत मिलनी है। एक्चुअल अमाउंट या पिछले साल की इनकम का 30% लेकर दोनों में से जो रकम कम होगी, 30% टैक्सेबल इनकम का लें पिछले साल की, और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन लें, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जो उसने दी है उसमें से जो रकम कम होगी बेटा उस पर रिलीफ मिलनी है। तीसरी अमाउंट जिस पर रिलीफ मिलनी है, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस। आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप रकम अदा करते हैं। जितनी भी रकम अदा करते हैं रिलीफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके ऊपर कंडीशन क्या है
कंडीशन ये है आपने 5% ऑफ एक्चुअल टैक्सेबल इनकम लेना है और 5% लेना है एक्चुअल टैक्सेबल इनकम का और ₹1,50,000 या 1,50,000 और एक्चुअल अमाउंट तीनों में से, अब 3 की फिगर आ गई है ना, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम का 5% ले लिया और कितना ले लिया 1,50,000 या एक्चुअल रकम जो आपने इन्वेस्ट की है हेल्थ इंश्योरेंस में, इन तीनों में से विच एवर इज लेस उस पर एवरेज रिलीफ देनी है। सबसे पहले एवरेज रिलीफ किस पे देनी है? डोनेशन अगर आपने रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन को दी हुई, वो हॉस्पिटल हो, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, या कोई एजुकेशन बोर्ड हो, या अपने घर का फर्नीचर या मेडिसिन आपने ख़रीद कर डोनेट कर दी, उन पर एवरेज रिलीफ मिलेगी। सेकेंडली अगर आपने कंट्रीब्यूशन दी हुई किसी अप्रूव्ड पेंशन फंड में, ग्रेचुटी फंड में, सुपर एनुएशन फंड में आपने कंट्रीब्यूशन दी हुई है, तो जितनी कंट्रीब्यूशन आपने दिया उसके बदले में आपको रिलीफ मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाई हो और उसके लिए आप अमाउंट दे रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस आप करवाएं ना, तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है भैया आपने हर महीने इतने पैसे देने हैं या हर साल इतने पैसे देने हैं। एक वो अमाउंट हो गई, एक 1.5 लाख फिक्स हो गया, एक क्या ले लेना है, इन तीनों में से जो कम अमाउंट आएगी ना उस पर एवरेज रिलीफ कैलकुलेट होगी, उस पर एवरेज रिलीफ कैलकुलेट होगी। चौथी और आखिरी चीज़ इस पर एवरेज रिलीफ देनी है। 4 चीज़ों पर एवरेज रिलीफ मिलती है, 3 मैंने बता दी हैं। चौथी चीज़ इस पर एवरेज रिलीफ मिलती है, अमाउंट अलाउड फॉर एवरेज रिलीफ, वो है इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक कंपनी शेयर्स एज ओरिजिनल अलॉटी, एज ओरिजिनल अलॉटी। इसका मतलब क्या बोला? पहली बात तो ये प्राइवेट कंपनी के शेयर की बात नहीं हो रही और ना ही शेयर को बेचकर मुनाफे की बात हो रही है। इन्वेस्ट करना, पब्लिक कंपनी के शेयर्स को खरीदना, मेरी बात जरा सुने ध्यान से, और कैसे खरीदना? एज ओरिजिनल अलॉटी, स्टॉक एक्सचेंज से ना खरीदना। जब कंपनी बेचे ना, कंपनी से फर्स्ट हैंड खरीदना। एज एन ओरिजिनल अलॉटी का मतलब ये है कि आप कंपनी से फर्स्ट हैंड खरीद रहे हैं, आपसे पहले किसी ने नहीं खरीदे थे। जबकि स्टॉक एक्सचेंज में तो कोई भी जाकर खरीद और बेच सकता है। स्टॉक एक्सचेंज में तो लोग बेचते हैं, कंपनी नहीं बेचती। कंपनी तो पब्लिक ऑफरिंग करती है, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए, मैगजीन्स के ज़रिए, अंडर राइटर्स के ज़रिए। तो डायरेक्ट कंपनी से ख़रीदना, तब एवरेज रिलीफ मिलनी है। ये इस वजह से रिलीफ दी गई ताकि नई कंपनियाँ जब बने ना तो लोग उसमें हिस्सा लें, उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि उन्हें ये बेनिफिट नज़र आ रहा हो कि हम स्टॉक एक्सचेंज से नहीं खरीदते, नई कंपनी से खरीदते हैं जो नई बनी है, ताकि हमें टैक्स में रिलीफ भी मिल जाएगी इसके बदले में। अच्छा बेटा, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक कंपनी शेयर और सिर्फ ये 3 पॉइंट एक ही पॉइंट के अंदर हैं, तीनों में से एक पर रिलीफ मिलनी है। ये 3 पॉइंट एक ही पॉइंट के अंदर हैं, इन तीनों में से एक पर रिलीफ मिलनी है। दूसरा पॉइंट उसी के अंदर है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। एक होती है हेल्थ इंश्योरेंस, एक है लाइफ इंश्योरेंस। एम्प्लॉय अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाए, क्या करवाए, और उसका सालाना या माहाना प्रीमियम दे रहा हो इंश्योरेंस कंपनी को। ये क्या, हेल्थ इंश्योरेंस, वो अलग है, ये लाइफ इंश्योरेंस है। हुकूमत चाहती है कि हर बंदा अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा ले ताकि हुकूमत पे बोझ ना हो, किसी की डेथ हो भी जाए तो उसकी फैमिली को पैसे मिल जाएं, लोग गरीब ना हो, लोगों को रोज़गार, लोगों को पैसा मिलता रहे, खर्चा मिलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है भाई हर बंदा अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा ले, तो किसी हादसे में किसी का नुकसान हो जाता है। हुकूमत का बहरहाल ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि लाइफ इंश्योरेंस करवाने वाले को हुकूमत प्रमोट करती है, उसको बेनिफिट देती है कि अगर किसी ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा ली है ना तो उसको टैक्स में राहत देने लगे। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट, लाइफ इंश्योरेंस की अमाउंट, और तीसरी अमाउंट स्कूक्स परचेज। ये बॉन्ड्स का नाम है जो हुकूमत ने जारी किए हैं, स्कूक बॉन्ड्स।
स्कूक बॉन्ड्स हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने जारी किए हैं। ये 3 साल पुरानी तकरीबन बात है। स्कूक्स स्टेट बैंक ने ऑफ़र किए हैं, SU है, SU सॉरी, SUKUKS, स्कूक्स ऑफर्ड ये बॉन्ड्स हैं जो गवर्नमेंट, जैसे प्राइस बॉन्ड है ना, वैसे ये स्कूक बॉन्ड्स परचेज, अगर कोई परचेज करता है ये स्कूक बॉन्ड्स, हुकूमत के नए बनाए हुए बॉन्ड्स, स्कूक बॉन्ड्स ऑफर्ड बाय पब्लिक कंपनी। इन तीनों की अमाउंट किस किस की भला? इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक कंपनी शेयर्स की अमाउंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट, और अगर किसी ने स्कूक्स परचेज किए हैं जो पब्लिक कंपनी ने ऑफर किए हैं, तो क्या करना है? इसके लिए लिमिट क्या है? लिमिट ये बेटा, एक्चुअल अमाउंट जितनी आपने इन्वेस्ट की है, एक्चुअल अमाउंट और ₹15 लाख और 20% ऑफ एक्चुअल टैक्सेबल इनकम, विच एवर इज लेस। ये जो एक्चुअली आपने अमाउंट, अच्छा मेरी पहले बात सुने ध्यान से, ये भी याद रखें कि ये 3 हमने लिखे हैं ना, इन तीनों में से रिलीफ किस पर देनी है? विच एवर इज हायर। इन तीनों में से जो रकम बड़ी होगी ना, उस पर एवरेज रिलीफ मिलनी इन तीनों में। बेशक आपने इन्वेस्ट भी किया हो, मेरी बात जरा सुने ध्यान से, बेशक आपने इन्वेस्ट भी किया हो, सुन ले ध्यान से बात, बेशक आपने पब्लिक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट भी किया हो, आप लाइफ इंश्योरेंस भी दे रहे हो, आपने स्कूक बॉन्ड्स भी परचेज किए हो, तीनों में से एक रकम पर रिलीफ मिलनी है। और कौन सी रकम पर? तीनों में से जो रकम बड़ी होगी, तीनों में से जो रकम, मिसाल के तौर पर आपने इन्वेस्ट किया जी 50,000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने दिया 40,000, स्कूक्स आपने खरीदे 20,000 के, तो 50, 30 और 20 में से बड़ी रकम कौन सी हुई? 50,000। 50,000 पर रिलीफ देनी है। फिर ये फॉर्मूला क्या बनेगा? 50,000, 1,50,000, सॉरी 15 लाख और 20% ऑफ इन तीनों में से जो रकम कम होगी उस पर एवरेज रिलीफ देनी। अच्छा, ये जो मैं लिमिट्स लिखवा रहा हूँ ना, ये शायद ही किसी क्वेश्चन में लिमिट्स अप्लाई होनी है। आपको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए, लिमिट्स ना भी याद हैं वैसे तो याद करनी चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में लिखनी पड़ेंगी आपको। लेकिन मैं कह रहा हूँ इतना मुश्किल ना समझिएगा न्यूमेरिकल को अपने लिए। आम तौर पर ये लिमिट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी अमाउंट लिमिट से काफ़ी कम होती है। लिमिट्स तो बहुत ज़्यादा तादाद को रोकने के लिए, बहुत बड़ी रकम को रोकने के लिए लिमिट लगाई जाती है कि भाई रकम कहीं 15 लाख से ना बढ़ जाए, टैक्सेबल इनकम से 20% से ज़्यादा ना हो जाए, तो फिर जो आपकी कम वाली अमाउंट है ना उस पर आपको रिलीफ देनी है। लिमिट्स लगाई जाती हैं क्यों भला? बड़ी रकम को कम करने के लिए, कि बहुत ज़्यादा रिलीफ ना कहीं मिल जाए, इस वजह से लिमिट लगा दी गई भाई इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, 1.5 लाख या एक्चुअल अमाउंट या 5% ऑफ एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर लिमिट लगा दी भाई 15 लाख या 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहे? आपको बहरहाल ये पॉइंट्स याद होने चाहिए, लिमिट्स आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएंगी। कोशिश कीजिएगा आज का लेक्चर आज ही याद करेंगे, फिर याद हो जाएंगी। तो ये 4 अमाउंट्स पर रिलीफ मिलनी है। अब आपको ये याद होना चाहिए भाई आपके पेपर में क्वेश्चन जो आया है या हम जो प्रॉब्लम्स करेंगे यहाँ पर, उनमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एवरेज रिलीफ में आती हैं। तो जब आपने इस तरह वर्किंग में अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट निकालनी है, 1, 2, 3 और ये 4, इन चारों को ऐड कर लें, ये वो रकम है जिस पर एवरेज रिलीफ देनी है, जिस पे छूट देनी है। अब आ जाए एवरेज रिलीफ निकालनी कैसे है। एवरेज रिलीफ देनी किस किस पर है वो मैंने आपको बता दिया। किस किस पर देनी है? डोनेशन टू द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, सेकेंडली कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव पेंशन फंड, तीसरा इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, चौथा इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक कंपनी शेयर और लाइफ इंश्योरेंस और स्कूक्स ऑफर्ड। इन तीनों में से एक रकम पर रिलीफ मिलनी है जो बड़ी वाली होगी। तो बेटा इन पर एवरेज रिलीफ आपने देनी है। एवरेज रिलीफ का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर उर्दू में तहरीर लिखें सब लोग।
या आपको समझाने के लिए, अगर रेट पर्पस वाली इनकम और रेट पर्पस वाला टैक्स दिया हो तो एवरेज रिलीफ निकालने के लिए क्या करना है? एवरेज रिलीफ निकालने के लिए रेट पर्पस वाले टैक्स को रेट पर्पस वाली इनकम से डिवाइड करना है। अदरवाइज एक्चुअल टैक्स पेएबल को एक्चुअल इनकम से डिवाइड करके अमाउंट अलाउड फॉर एवरेज रिलीफ से मल्टीप्लाई करना है। अगर रेट पर्पस वाली इनकम और रेट पर्पस वाला टैक्स दिया हो तो एवरेज रिलीफ निकालने का तरीका यह है, रेट पर्पस वाले टैक्स को रेट पर्पस वाली इनकम से डिवाइड करें। अदरवाइज अगर ना दिया हो तो फिर एक्चुअल टैक्स पेएबल को एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से डिवाइड करके अमाउंट अलाउड फॉर एवरेज रिलीफ से मल्टीप्लाई कर देना। अकाई का फॉर्मूला, वेरी गुड। लेकिन मसला यहाँ पर सिर्फ यह समझाने वाला पॉइंट सिर्फ ये था कि वैसे तो अकाई का फॉर्मूला कहाँ लगता है कि जो पिछले स्टेप का टैक्स हो, कितना टैक्स था भला कल तक हमने जो किया था, कल तक जो हमने किया था टैक्स कितना आया था, मैं अमाउंट के साथ बता रहा हूँ आपको, 24,857। मेरी बात जरा समझिएगा जरा ध्यान से। जिस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में रेट पर्पस वाला टैक्स और रेट पर्पस वाली इनकम नहीं होगी, जहां पर शेयर फ्रॉम एओपी होगा ना वहां पर ही रेट पर्पस वाला टैक्स और रेट पर्पस वाली इनकम आएगी। अभी बात नहीं सुनेंगे ना तो समझ नहीं आनी कल को, ये पेपर में लाजमी आना है एवरेज रिलीफ। जहां पर शेयर फ्रॉम एओपी होगा वहां पर ही रेट पर्पस वाली इनकम आएगी ना, क्योंकि एक्चुअल इनकम में शेयर फ्रॉम एओपी ऐड करते हैं तो रेट पर्पस वाली इनकम आ जाती है, उस पर टैक्स निकालते हैं तो रेट पर्पस वाला टैक्स आ जाता है। अगर रेट पर्पस वाली इनकम और रेट पर्पस वाला टैक्स दिया होगा तो उनको डिवाइड करेंगे, जिस पर रिलीफ देनी है ना, उस अमाउंट पर रिलीफ देनी है ना, उसे मल्टीप्लाई कर दें। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये अज्यूम करता हूँ, ये अमाउंट हमारी आ गई 1,20,000, अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट आ गई 1,20,000। इधर देखिएगा जरा व्हाइट बोर्ड पे शाबाश। तो एवरेज रिलीफ निकालने का तरीका ये है, रेट पर्पस वाला टैक्स लें, कितना है देखें जरा, मैंने फॉर्मेट में अमाउंट के साथ लिखवाया हुआ है, आपको देख के मुझे बताएं रेट पर्पस वाला टैक्स कितना है। रेट पर्पस वाला टैक्स आया जी 27,500 और रेट पर्पस वाली इनकम कितनी थी 11,50,000। रेट पर्पस वाले टैक्स को डिवाइड किया रेट पर्पस वाली इनकम के साथ तो 1 रुपए का टैक्स आ गया। बेटा जिस पर रिबेट देनी है अमाउंट अलाउड डिवाइड करके अमाउंट अलाउड फॉर एवरेज रिलीफ से मल्टीप्लाई करना है। किस पर रिबेट देनी है 1,20,000। तो ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, इसमें रेट पर्पस वाला टैक्स भी दिया हुआ है, रेट पर्पस वाली इनकम भी दी हुई है। तो एवरेज रिलीफ निकालने का तरीका है, रेट पर्पस वाले टैक्स को डिवाइड करें रेट पर्पस वाली इनकम के साथ, और जिस पर रिबेट देनी है उसे मल्टीप्लाई कर दें। 1,20,000 की छूट आ जाएगी, 1,20,000 पर जो छूट बनती है, जो रिलीफ बनती है वो आ जाएगी। और अगर मैंने क्या लिखा है, अगर अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब क्या है यहाँ पर
कि अगर रेट पर्पज वाली इनकम और रेट पर्पज वाला टैक्स ना हो तो फिर क्या करना है, जो पिछले स्टेप का टैक्स होगा, अदरवाइज आप ये लिख दें, अदरवाइज पिछले स्टेप का टैक्स पिछले स्टेप के टैक्स पेएबल को, अदरवाइज क्या करेंगे, पिछले स्टेप का टैक्स पेएबल क्या है भला भाई, इससे पिछले स्टेप का टैक्स पेएबल कितना है 24,857, इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम जो 11,20,000 थी मेरा ख्याल है, फिर भी इकाई का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन फ़र्क ये है कि एवरेज रिलीफ निकालना रेट पर्पस वाले टैक्स और रेट पर्पस वाली इनकम पर होता है। अगर वो ना हो तो जो इससे पिछले स्टेप का टैक्स है उसको डिवाइड कर दें एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के साथ, जो कि इकाई का फॉर्मूला कल मैंने फॉरेन टैक्स क्रेडिट में भी समझाया था कि जो पिछले स्टेप का टैक्स होगा उसको डिवाइड कर दें एक्चुअल इनकम के साथ, 1 रुपये का टैक्स आ जाएगा, जितनी इनकम पर टैक्स निकालना हो उतनी इनकम से मल्टीप्लाई कर दें आप। तो इस क्वेश्चन में रेट पर्पस वाला टैक्स भी है, रेट पर्पस वाली इनकम भी है, डिवाइड कर दें, जिस पर रिलीफ देनी है उससे मल्टीप्लाई कर दें। 1,20,000 पर रिबेट बनती, मैंने एग्जांपल आपको बताई है, अज्यूम क्या भाई ये अमाउंट है, रिलीफ देखें कितनी आती है 2869, ये माइनस कर दें बेटा, ये टैक्स में छूट है, एवरेज रिलीफ है। स्टेप नंबर 6 टैक्स में राय दे दें भाई, ये अमाउंट माइनस कर दें, आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज ग्रॉस टैक्स पेएबल, जो आंसर आपके पास आएगा दैट इज ग्रॉस टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल जो 5वें स्टेप में आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो टैक्स आया था उसमें से ये टैक्स में जो रायत है एवरेज रिलीफ ये माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस टैक्स पेएबल। बताएं शाबाश कितना बनता है ग्रॉस टैक्स पेएबल 21,080। तो ये ग्रॉस टैक्स पेएबल आ गया 6 स्टेप के बाद, 6 स्टेप के बाद ये ग्रॉस टैक्स पेएबल आ गया। कल इंशाअल्लाह हम स्टेप नंबर 7 करेंगे। अगर स्टेप नंबर 7 समझना है ना आपने तो घर से कैपिटल गेन के जो टैक्स रूल्स हैं वो अच्छी तरह पढ़ के आइएगा, कैपिटल गेन के जो टैक्स रूल्स हैं वो भी पढ़ के आइएगा और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को भी याद करके आइएगा अगर कल वाला पॉइंट समझना है तो। अब हमारे 2 स्टेप रह गए हैं और एक FTR रह गया है। मैक्सिमम 3 दिन में हमारा ये फॉर्मेट इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला।